अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारे फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 इनपुट आउटपुट हैंडलिंग में आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट्स सीख पाएंगे डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर और आखिर में हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में भी जानेंगे। आज के कंप्यूटर के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। हमें अच्छी तरह से पता है कि ये जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये तमाम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अरिथमेटिक का मतलब होता है नंबर्स, यानी ये तमाम ऑपरेटर्स नंबर्स के दरमियान अप्लाई होते हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। ये हमारे पास डेव C++ का एक कंपाइलर है। यहाँ पे हम ये चारों जो ऑपरेटर्स हैं इनको अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि प्रोग्रामिंग में किस तरह से काम करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले कुछ वेरिएबल्स हमें चाहिए होंगे ताकि हम नंबर्स उसमें स्टोर करवा सकें। तो यहाँ पे हम स्टार्ट में 3 वेरिएबल ले लेते हैं, x, y और z। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी इन वेरिएबल्स में कुछ वैल्यूज स्टोर करवाते हैं और उसके बाद हम उनके दरमियान अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल देखते हैं। तो सबसे पहले x में हम कोई वैल्यू रखते हैं, मिसाल के तौर पे 5, और y में हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं 7, कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको याद रहे कि चूंकि हम C++ पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर आखिर में आपने सेमी कॉलन लाजमी लगाना है। अब हमने दो नंबर्स ले लिए, 5 और 7। ये दो नंबर्स हैं, इनके दरमियान हम बारी बारी ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं इनको अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम, पहला जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है यहाँ पे प्लस, इसको जरा अप्लाई करके देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में ये किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे हमें एक तीसरा वेरिएबल चाहिए होगा z, जिसके अंदर हम जब इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो वो z में आके स्टोर हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू x प्लस y और आखिर में सेमी कॉलन, और आखिर में हमें इस z की वैल्यू को प्रिंट करवाना होगा। तो आखिर में हम लिख देते हैं सी आउट z। तो ये एक 4-5 लाइनों का एक कंप्यूटर प्रोग्राम हमने बनाया है जो कि प्लस ऑपरेटर को, एडिशनल ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट कर रहा है इस प्रोग्रामिंग में। अब पहले हम इसमें कंपाइल करके देखते हैं कि कहीं पे कोई एरर मौजूद हो तो हमें पता चल जाएगा। तो इसके अंदर कोई एरर मौजूद नहीं है। अब हम इसको रन करेंगे, लेकिन रन करने से पहले हम जरा अंदाजा लगा लें कि हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए। x की वैल्यू यहाँ पे 5 है, y की वैल्यू 7 है, तो 5 + 7 रिजल्ट आता है 12, यानी z में 12 स्टोर होना चाहिए और आउटपुट स्क्रीन पे 12 प्रिंट होना चाहिए। अब हम रन करके देखते हैं क्या वाकई हमारा रिजल्ट यहाँ पे 12 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जैसे हमने रन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखें कि आउटपुट स्क्रीन पे 12 लिखा हुआ आ रहा है, यानी आपने देखा कि यहाँ पे एडिशन का जो ऑपरेटर है वो दरअसल काम कर रहा है। अब इसी को अगर मैं प्लस को चेंज करके माइनस कर दूं तो हमारे इस पूरे रिजल्ट पे क्या असर पड़ेगा, इसको हम यहां से माइनस कर देते हैं। अब मैं इसको फिर से कंपाइल करता हूं और उसके बाद हम इसको फिर से रन करेंगे। तो इसके अंदर कोई एरर नहीं है। हम इसको फिर से रन करते हैं तो रिजल्ट हमारा यहाँ पे आया -2। अब आप ये देखें कि इसका रिजल्ट यहाँ पे -2 किस लिए आ रहा है। वैल्यूज पुट करके देखते हैं। 5 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 5 माइनस y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 5 - 7 रिजल्ट आता है -2। ये स्टोर हो जाएगा z में। तो आपने देखा कि इस तरह से माइनस का जो ऑपरेटर है यहाँ पे एक अरिथमेटिक ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको माइनस से चेंज करके मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा रिजल्ट फिर कुछ और आएगा। इसको हम डायरेक्ट यहाँ से अभी बारी बारी कंपाइल एंड रन करने की बजाय
डायरेक्ट इसको कंपाइल एंड रन करते हैं ताकि हमें एकदम से इसका रिजल्ट मिल जाए। तो देखें रिजल्ट इसका यहाँ पे क्या आया है 35 किस लिए आया कि 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब 35 आता है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर काम करता है। ये जो साइन है इसको स्टेरिक कहा जाता है। प्रोग्रामिंग में स्टेरिक का जो बटन होता है ये एज ए मल्टीप्लिकेशन साइन इस्तेमाल होता है। तो आखिरी जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है उसको भी हम यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं, x डिवाइडेड बाय y, और इसको डायरेक्ट हम कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या रिजल्ट आया। तो चूंकि पिछला आउटपुट हमारा यहाँ पे पहले से चल रहा था तो पहले हमें इसे क्लोज करना पड़ेगा और फिर से हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आया। तो जवाब इसमें हमारा आ रहा है 0। 0 क्यों आ रहा है, इसकी क्या वजह है? अगर हम 5 और 7 को आपस में डिवाइड करें तो नॉर्मल मैथमेटिक्स में इसका जवाब आएगा, अगर 5 और 7 को मैं डिवाइड करूं तो इसका जवाब आएगा 0.9 7 0.7 7 7 49, तो जवाब इसका आएगा 0.7। अब इसका जवाब तो हमारा यहाँ पे आना चाहिए था 0.7, बट यहाँ पे हमारा जवाब जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि 0.7 जो है वो z में स्टोर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि z एक इंटीजर वेरिएबल है। हमने पढ़ा था कि इंटीजर वेरिएबल जो होता है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता है, जबकि 0.7 जो है ये दरअसल हमारे पास क्या है, ये एक फ्लोट वैल्यू है। तो हमें अगर इस तरह का इसका रिजल्ट चाहिए होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, z की टाइप चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम z की टाइप चेंज कर सकते हैं और इसके नीचे हम आ जाएंगे, z की टाइप हम यहाँ पे रख देते हैं फ्लोट। अब हम देखते हैं कि अब हमने z की टाइप चेंज कर दी है। अब देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। बल्कि इसके साथ साथ जो x और y की जो टाइप है, x वेरिएबल और y वेरिएबल की जो टाइप है, इसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा ताकि हमारा जो फार्मूला है वो x में मौजूद वैल्यू और y में मौजूद वैल्यू को फ्लोट कंसिडर करे, फ्लोट समझे, तभी वो उसको फ्लोट की तरह कैलकुलेट कर सकेगा। अब हमने क्या किया है कि हमारे जो वेरिएबल्स थे उनकी टाइप हमने चेंज करके फ्लोट रख दी है। अब जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारा जो एक्चुअल जो हमारा रिजल्ट है, यानी 5 को 7 से अगर डिवाइड किया जाए तो देखें जवाब आता है 0.7। तो यहाँ पे हमारा जवाब आ रहा है 0.7। तो आपने देखा कि इस तरह से डिवाइड ऑपरेटर काम करता है दो नंबर्स को डिवाइड करने के लिए, चाहे वो नंबर्स इंटीजर हों, फ्लोट हों, जिस भी टाइप से उनका ताल्लुक हो, ये ऑपरेटर अपना काम करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये समझा कि किस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर किसे कहा जाता है। आमतौर पे मैथमेटिक्स में जो हम इस किस्म का सिंबल इस्तेमाल करते हैं जिसे इक्वल कहा जाता है, प्रोग्रामिंग में इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। अब इसे असाइनमेंट ऑपरेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो ऑपरेटर है इसकी मदद से हम कोई भी वैल्यू, मिसाल के तौर पे कोई वैल्यू है 3, ये 3 वैल्यू हम स्टोर करवा देते हैं किसी भी वेरिएबल में। मिसाल के तौर पे कोई वेरिएबल है x, तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये दरअसल यहाँ पे कर क्या रहा है, ये वैल्यू 3 को वेरिएबल x को असाइन कर रहा है। असाइन का मतलब ये है कि ये वैल्यू अब इसके अंदर स्टोर हो गई है। तो ये जो ऑपरेटर होता है इस ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अब हम एक प्रोग्रामिंग की एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे मैं एक वैल्यू ऐड करता हूँ, x इज इक्वल टू 7। तो अब आप ये देखें कि जो 7 है ये एक वैल्यू है, एक नंबर है, ये दरअसल असाइन कर दिया गया है x को, यानी 7 जो है वो x के अंदर स्टोर हो चुका है। अब 7 x के अंदर स्टोर कैसे होता है वो हमने पढ़ा होगा या हम पढ़ेंगे वेरिएबल के कॉन्सेप्ट में कि वेरिएबल जो है वो किस तरह से काम करता है। वहां पे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि वैल्यू x के अंदर स्टोर किस तरह से होती है। फिलहाल हमने ये समझना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर किसे कहते हैं और ये किस तरह से काम करता है। अब इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं इसकी नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम अगर इस तरह से लिखें कि 7 इज इक्वल टू x, तो मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रोग्रामिंग के रूल के मुताबिक ये जो हमारी स्टेटमेंट है, ये जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, ये बिल्कुल गलत है।
प्रोग्रामिंग के रूल के मुताबिक हमेशा जब भी हमने वैल्यू असाइन करनी होती है वो हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ होती है। यानी अगर मैंने एक वैल्यू किसी वेरिएबल को देनी है तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 9, तो ये एक सही स्टेटमेंट होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे मेरा जो ये कंपाइलर है यहाँ पे एरर देगा। अब अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, देखते हैं कि इसके अंदर ये गलती मौजूद, या कंपाइलर इसको किस तरह से कंपाइल करता है और हमें अपनी गलती के बारे में बताता है। अब देखें, जैसे ही मैंने कंपाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे फौरन उसने एरर दे दिया कि इस लाइन के अंदर गलती है। ये टोटली जो सी लैंग्वेज के रूल्स हैं उसके बिल्कुल खिलाफ काम कर रहा है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो दरअसल हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि वैल्यूज को वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो दो वैल्यूज हैं x और y की 7 और 9, क्या ये वाकई इसमें स्टोर हुई हैं। अब हम क्या करेंगे कि x के अंदर मौजूद वैल्यू और y के अंदर मौजूद वैल्यू को प्रिंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंट की कमांड लिखते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि हमारी वैल्यू सही वेरिएबल में स्टोर हुई है या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एफ और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ हम लिखेंगे द वैल्यू स्टोर्ड इन x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एक चीज ऐड कर रहे हैं %d, जिसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इंटीजर के लिए। क्योंकि हमारे पास x के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो एक इंटीजर है, तो सी लैंग्वेज के लिए में %d इंटीजर के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमा और उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो x की वैल्यू को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे x और आखिर में हम लिख देंगे सेमीकोलन। अब ये जो हमने प्रिंट की कमांड लिखी है ये दरअसल x में मौजूद वैल्यू को प्रिंट करवाएगी। इसी तरह y के लिए भी हम इस कमांड को लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट f इन्वर्टेड कॉमास द वैल्यू स्टोर्ड इन y, द वैल्यू स्टोर्ड इन y इज इक्वल टू %d कॉमा y और आखिर में हम सेमीकोलन ऐड कर देंगे। अब हम इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को रन करके देखते हैं। ये जो दो इंस्ट्रक्शंस हमने ऐड की हैं, शामिल की हैं, इनको हम चला के देखते हैं और देखते हैं कि हमारा इसमें क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे हम इसको कंपाइल करेंगे, पहले चेक करेंगे कहीं पे यहाँ पे कोई एरर मौजूद ना हो। तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ आगे एरर इज इक्वल टू 0। अब हम इस पे जब रन पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आया। अब रिजल्ट आपके सामने है, इसके अंदर रिजल्ट लिखा हुआ है द वैल्यू स्टोर्ड इन x इज इक्वल टू 7, यानी x के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो 7 स्टोर हुई है। इसी तरह जो अगला आउटपुट लाइन यहाँ पे आपको नजर आ रही है द वैल्यू स्टोर्ड इन y के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है 9। अब हम चेक करते हैं क्या वाकई हमारे कोड के मुताबिक यही वैल्यूज हैं। तो जब हम कोड को देखते हैं तो वहां पे भी x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 9 है। तो हमारा जो रिजल्ट आया है वो इस बात को जाहिर कर रहा है कि वैल्यूज जो है वो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो गई हैं। अब हम इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं और देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो किस तरह से काम करता है। इसकी बेहतर तौर पे अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए हमें एक छोटा सा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना पड़ेगा ताकि हम इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझ सकें। अब यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड करता हूँ z इज इक्वल टू x, z हमारे पास एक तीसरा वेरिएबल है। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि x में मौजूद जो वैल्यू है यानी कि 7 वो स्टोर हो जाएगा z के अंदर, यानी z के अंदर भी वैल्यू आ चुकी होगी 7। अब ये जो नीचे मैं प्रोग्राम लिखने लगा हूं इसका मकसद ये है कि x में मौजूद वैल्यू और y में मौजूद वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को आपस में रिप्लेस कर दिया जाए। यानी x में मैं चाहता हूं कि 9 चला जाए और y के अंदर 7 आ जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ लाइंस लिखनी पड़ेंगी, जिसके लिए मैंने पहली लाइन लिखी है z इज इक्वल टू x। अब अगली लाइन देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू z। अब इस लाइन को जब हम प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, आपको याद होगा कि z के अंदर 7 स्टोर हो चुका है क्योंकि x ने अपनी वैल्यू z को दे दी थी, तो z के अंदर 7 आ चुका है। तो अब z में 7 मौजूद है तो z इज इक्वल टू y, इसका मतलब ये कि 7 जो है वो y के अंदर चला जाएगा। y की जो पुरानी वैल्यू थी 9 ये खत्म हो जाएगी और इसकी जगह न्यू वैल्यू आ जाएगी 7। यानी अब आप जहन में ये बात रखें कि y के अंदर अब 7 आ चुका है। अब तीसरी लाइन हम यहां पे लिखेंगे x
इज इक्वल टू y, बल्कि ये जो हमने तीसरी लाइन यहाँ पे लिखी है इसकी थोड़ी सी तरतीब हमसे यहाँ पे गलत हो गई है। अगर हम इस लाइन को, ये जो ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू z, इसे हमें लिखना पड़ेगा इस लाइन के नीचे, तब जाके हमारा प्रोग्राम रन करेगा। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ y इज इक्वल टू z। अब ये जो हमने 3 लाइंस ऐड की हैं इसको शुरू से लेकर आखिर तक समझते हैं। पहली लाइन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि x में मौजूद वैल्यू थी 7 स्टोर हो जाएगा z के अंदर, यानी z की वैल्यू 7 हो चुकी है। फिर लिखा हुआ y इज इक्वल टू x, यानी y की वैल्यू 9 थी और 9 स्टोर हो जाएगा x में। तो हमने अब जो वैल्यूज हैं वो अपने माइंड में रखनी है कि z के अंदर 7 मौजूद है और x के अंदर 9 मौजूद है। और तीसरी जो लाइन हमने यहाँ पे ऐड की है वो लिखा हुआ है कि z इज इक्वल टू y, यानी z की मौजूद जो वैल्यू 7 थी वो y में स्टोर हो जाएगी। अब हम इसको प्रोसेस करते हैं, हम इसको रन करते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे आएगा। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे रन किया तो आप देख सकते हैं कि x में मौजूद वैल्यू और y में मौजूद वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज आपस में रिप्लेस हो गई हैं। अगर हम अपना ओरिजिनल कोड देखें तो कोड में x की जो वैल्यू थी वो 7 थी और y की वैल्यू 9 थी, लेकिन हमारा जो आउटपुट है वो क्या शो कर रहा है, वो x की वैल्यू 9 शो कर रहा है और y की वैल्यू 7 शो कर रहा है। तो हुआ ये कि x की और y की वैल्यूज आपस में रिप्लेस हो गई और इनकी वैल्यूज रिप्लेस करने में ये जो 3 इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ इनका बहुत अहम किरदार है। और इसके अंदर सबसे अहम काम जो सरअंजाम दिया है वो दरअसल इस असाइनमेंट ऑपरेटर ने किया है। इसकी मदद से हमने एक तीसरा वेरिएबल z लिया और उसके अंदर हम साथ साथ वैल्यूज स्टोर करवाते गए और हमने दोनों की वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज कर लिया। तो ये एक एग्जांपल थी असाइनमेंट ऑपरेटर की। एक बात यहाँ पे बस आपने याद रखनी है कि असाइनमेंट ऑपरेटर में वैल्यू जो होती है हमेशा राइट से लेफ्ट में स्टोर होती है। यानी अगर मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू x, इसका मतलब ये कि x की वैल्यू z में स्टोर हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि z की वैल्यू x में स्टोर होगी। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू y, इसमें भी y की वैल्यू x के अंदर स्टोर हो जाएगी, लेकिन x की वैल्यू y में कभी भी स्टोर नहीं होगी। तो हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर राइट से लेफ्ट की तरफ काम करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि असाइनमेंट ऑपरेटर किसे कहा जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इनको हम लोग कहां पर और किस तरह यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर सिंपल टर्म्स में बात की जाए तो इंक्रीमेंट हमारे पास रिप्रेजेंट करता है एडिशन को और डिक्रीमेंट हमारे पास रिप्रेजेंट करता है सब्ट्रैक्शन को। और अगर डिटेल में इसकी बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमने एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी हम लोग इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो ये एडिशन ऑफ 1 परफॉर्म करता है। इसी तरह जब भी हम लोग डिक्रीमेंट की बात करते हैं तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 परफॉर्म करता है। यानी अगर मैं किसी भी वेरिएबल को स्टूडेंट इंक्रीमेंट करता हूं बाय 1 तो इसका मतलब होता है उसमें मैं ऐड कर रहा हूं +1, और इसी तरह उसको मैं अगर डिक्रीमेंट करता हूं बाय 1 तो उसका मतलब होता है कि मैं उसमें से माइनस कर रहा हूं 1 को। स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है। इंक्रीमेंट 1 करने के लिए यानी 1 प्लस करने के लिए किसी भी वेरिएबल में हम लोग यूज करते हैं प्लस प्लस, और इसी तरह किसी भी वेरिएबल में से 1 माइनस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिक्रीमेंट को यानी कि माइनस माइनस। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक वेरिएबल था a और उसमें मैं +1 करना चाहता हूं तो इसको स्टूडेंट्स मैं 2 फर्दर तरीकों से लिख सकता हूं। एक मैं इसको लिख सकता हूं स्टूडेंट्स a++ और एक मैं इसको लिख सकता हूं ++a। अब स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे एक बात को कि यहाँ पर मैंने ++ इसके आगे लिखा है और यहाँ पर मैंने ++ को इसके पीछे लिखा है। स्टूडेंट्स, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स का, जिसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ये स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर होता है पोस्टफिक्स और ये क्या होता है इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, और इसी तरह ये हमारे पास होता है प्रीफिक्स। अभी के लिए स्टूडेंट्स आपने एक बात जो याद रखनी है वो ये है कि अगर मेरे पास सिंपल a++ या ++a लिखा हुआ हो तो ये मेरे पास a की वैल्यू में 1 ऐड कर देगा। इसी तरह अगर मेरे पास a माइनस लिखा हुआ हो या -a लिखा हुआ हो तो ये मेरे पास a की वैल्यू में से 1 को जो है माइनस कर देगा, -a।
तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बिल्कुल पहले की तरह हमारे पास पोस्ट फिक्स होता है और ये हमारे पास प्री फिक्स होता है, और इनका क्या मतलब होता है ये हम आगे जाके देखेंगे। यहां तक के लिए हमने जो बात समझनी है वो ये है कि ये हमारे पास -1 कर देगा ए की वैल्यू में